और आई रिमेंबर कि तब की कही हुई बातें तब इंसान को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बाद में वो चीज़ें याद आती हैं कि हमारे टीचर्स हमारे लिए क्या सोचते थे। एंड आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरे एक टीचर थे इस्लामिक स्कूल के, गफूर सर उनका नाम है। एंड ही यूज्ड टू से मी कि तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, इशरे तुम ऐसे मत छोड़ देना ये सब चीज़ें। एक्चुअली मैं उनमें से हूँ जिसका कोई प्लान बी था ही नहीं। मेरा एक्चुअल शुरू में मेरा एम ये नहीं था, बट मेरे ब्रदर ने जब किया तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हर चीज़ जो है अपने भाई से से छोटा डाउट था, वो भी पूछ लिया कि अच्छा एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, ये करूँगी तो क्या होगा? मतलब बहुत सिली क्वेश्चन्स थे, बट मैंने पूछे, क्लियर किए। तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कोचिंग को प्रमोट करना चाहिए। वो भी वही चीज़ आपको पढ़ाएँगे, पढ़ना तो आपको खुद ही है घर जाकर भी। कोई स्पून फीडिंग तो होगी नहीं। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी करो, आराम से हो जाएगा। 1-2 साल लगाओ अच्छे से, कर सकता है। अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली होगी, अपने लिए वो चीज़ें नहीं जो हम हमारे लिए प्रोवाइड की हैं। तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था। कभी मैं अगर डीमोटिवेट होती थी या कुछ होता था, तो मैं मेरी नज़र के सामने बस उनका चेहरा आता था कि नहीं, उनके लिए कुछ करके दिखाना है, उनको प्राउड महसूस करवाना है। इशरत सुल्ताना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 20 बार जेकेएस का एग्जाम दिया और उसको क्लियर किया। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इशरत जी, कैसा रहा ये आपका सफर जेकेएस का एग्जाम क्लियर करने तक, आपका स्कूलिंग से लेके आज तक का जो था? मैंने अपनी स्कूलिंग जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो मैंने रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई स्कूल से की है। फिर उसके बाद शीश महल पुंछ से मेरी जो है 12th कंप्लीट हुई। फिर मैंने कॉलेज जो है ग्रेजुएशन मैंने पुंछ कॉलेज से ही किया। फिर जो मेरी मास्टर्स थी वो बॉटनी में थी जम्मू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से ही मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। कितना टाइम आपको लगा प्रिपरेशन करने में? एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो 2021 में किया था, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, बट थोड़ा सीरियस नहीं पड़ा था तब, इतना अच्छे से पता नहीं था चीज़ों के बारे में। बट पिछले 1 साल से जो इस बार का अटेम्प्ट था वो बहुत सीरियसली दिया था। आई थिंक 2022 से लेके 2023 तक ये वाला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालीफाई हो गया। जिस तरह से 2018 का बैच था, आपके बड़े भाई ने भी क्लियर किया, क्या उनसे ज़्यादा आप मोटिवेट हुए? क्या उनको देखकर करने का ज़्यादा शौक पड़ा या जी। पहले से था? नहीं, पहले तो इतना पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, ना ही इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। बट हाँ, जब उन्होंने क्वालीफ़ाई किया तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है अगर घर में ही कोई हो जाता है। तो जैसे मेरा था तो मैंने कोई कोचिंग वग़ैरह नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी भाई के नोट्स वग़ैरह और जो भी मुझे पूछना था तो मैं बिला झिझक उनसे पूछ सकती थी कोई भी चीज़। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा, और आई थिंक इतना जल्दी मेरे लिए हो जाना उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनका है, क्योंकि उन्होंने ही इतनी सारी चीज़ें बताई। और इस एग्ज़ाम को लेकर भी एक जो इंटरेस्ट था वो उन्हीं से ही बना, क्योंकि मैं इंस्पायर होती थी उनको देखकर। तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई का आपकी इसमें। स्कूलिंग कैसी गुज़री? जब आप स्कूल लाइफ में थे तब आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़री? क्या किस टाइप के स्टूडेंट थे? एवरेज थे? अच्छे खासे इंटेलिजेंट थे? आई थिंक मतलब मैं खुद को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, बट आई थिंक मैं ठीक थी, पढ़ने में अच्छी थी। मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी इस इन सब चीज़ों में, पढ़ाई वगैरह में। और स्कूलिंग में भी मेरी स्कूल टाइम से ही डिस्टिंक्शन, और कॉलेज में भी डिस्टिंक्शन, और यूनिवर्सिटी में भी मैं वन ऑफ द टॉपर्स में से थी। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। आई थिंक वो चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ही कर सकते हो, या आप सिर्फ़ एक एवरेज स्टूडेंट हो तो ही कर सकते हो। हर कोई कर सकता है, बस मेहनत थोड़ी-सी करने की ज़रूरत पड़ती है आगे। आपने स्कूल लाइफ में किस तरह की आप एक मतलब उस्तादों ने आपको किस तरह से सपोर्ट की और कौन से ऐसे टीचर्स थे जिनका आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग में एक बहुत बड़ा रोल था? मुझे लगता है कि मेरा जो एक दिमाग जो है काफ़ी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इसीलिए गया, क्योंकि मुझे स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे। ख़ासकर इस्लामिया स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते थे कि आगे कुछ करना, तुम ऐसे छोड़ मत देना ये सब चीज़ें। और आई रिमेंबर कि तब की कही हुई बातें तब इंसान को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बाद में वो चीज़ें याद आती हैं कि हमारे टीचर्स हमारे लिए क्या सोचते थे। एंड आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरे एक टीचर थे इस्लामिक स्कूल के, गफूर सर उनका नाम है। एंड ही यूज्ड टू से मी कि तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, इशरे तुम ऐसे मत छोड़ देना ये सब चीज़ें। और मैं कभी भी अगर ज़िंदगी में डिमोटिवेट होती थी या कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि उस टाइम पर मेरे पास इतना कुछ था भी नहीं, बट सर ने वो बिलीफ दिखाया मेरे में। तो आई थिंक वो चीज़ें मेरे को बहुत मोटिवेट करती हैं आगे जाकर भी। इस्लामिक स्कूल के टीचर्स का खासकर बहुत ज़्यादा रोल रहा है इस चीज़ में। आगे बाकी जो कॉलेज वगैरह के थे उनका भी है, बट आई थिंक जो बेसिक चीज़ें उन्होंने मेरे अंदर जो एक मतलब क्यूरियोसिटी लेवल जो उन्होंने डाला, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स का कैसा योगदान था और उन्होंने कितनी आपकी सपोर्ट की?
इस एग्ज़ाम में आई थिंक सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है उस चीज़ में या नहीं करती है। मेरे पेरेंट्स बोथ ऑफ देम उन्होंने अपने-अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे मतलब फादर की बात करें तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ़ में, अभी भी स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू गिव मी एवरीथिंग। और मेरी मॉम जैसे हैं तो कोई भी काम वग़ैरह नहीं करने देते थे, कुछ नहीं बस तुम पढ़ो, ये करो। इवन मेरे भाई जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और ये था कि कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कि अगर हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होता। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और अगर आई थिंक फैमिली का ये मैंने बहुत मज़े से पढ़ा है और मज़े से ये सब चीज़ें की हैं क्योंकि मेरी फैमिली बैकअप जो है वो बहुत अच्छा था पीछे से। आप एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ रखते हो और पहले यहाँ पे शेलिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी। जी। तो उस दौरान स्टडीज़ करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? मुश्किलात तो होती ही हैं क्योंकि काफ़ी डर रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर हुआ भी है ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बट ये है कि अब कोशिश तो करते ही रहना है। अब मतलब एक्सपेक्टेड थिंग तो हो सकती हैं कभी भी। बट ये है कि हाँ, थोड़ा मटेरियल वग़ैरह लाने में या ये सब चीज़ें करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। बट ये था कि थोड़ा मेरे पास मतलब सिस्टम था कि मैं मँगवा लेती थी जम्मू से भी और यहाँ से भी निकलवा लेती थी चीज़ें, तो हो गया क्लियर आप चलो। किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेके चल रहे थे? जी, मेरा एंथ्रोपोलॉजी था तो आप ऑप्शनल। क्या स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे? मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब करना चाहते हैं, आप तो जी। करके आ चुके हो तो आपने बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी इसमें। जी, तो जी। आप स्टूडेंट्स को अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ से अपनी तरफ से बताना चाहें कि जिसको ऑप्शनल लेके चलो, जो ज़्यादा काम आए, जिसमें करना ईज़ी हो, तो क्या गाइड करोगे? मेरा तो यही रहेगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट का ऑप्शनल वो था तो वो क्लियर हो गया, आप सोचो कि हम वो लेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। इसमें यही है कि आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल चुनिए जिसमें आपको लगता है कि मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शनल बहुत वो बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। तो आप वही सब्जेक्ट लो, आप सिलेबस वगैरह देखो और अगर आपको लगता है कि मुझे हाँ, ये चीज़ें मैं पढ़ सकती हूँ आराम से और मेरा इतने महीने में ये कवर हो जाएगा। और ये भी है कि थोड़ा देखना ये चीज़ें भी कि स्कोरिंग पोटेंशियल है या नहीं है, वो सब्जेक्ट आगे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है इसके लिए। बट ये है कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी रखा, अब मेबी कई स्टूडेंट को एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टिंग ना लगता हो। मेरा पीछे साइंस बैकग्राउंड था, तो उसमें साइंस का भी काफ़ी पोर्शन था, तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने पढ़ लिया। तो उसी हिसाब से चूज़ करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क प्लस जो आपको इंटरेस्ट है, वो चीज़ें तो देखें। आपका सिविल्स के पीछे बैकअप प्लान क्या था इस एग्ज़ाम के बाद? क्या अगर कहीं न कहीं क्लियर नहीं होता तो उसके बाद बैकअप ऑप्शन कुछ था रखा हुआ? एक्चुअली मैं उनमें से हूँ जिसका कोई प्लान बी था ही नहीं। मेरा एक्चुअल शुरू में मेरा एम ये नहीं था बट मेरे ब्रदर ने जब किया तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद मेरा ये था मैंने कोई एग्ज़ाम इतना दिया भी नहीं था, एक सब इंस्पेक्टर का दिया था तो वो कैंसल ही हो गया पेपर। तो उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने होली सोली इसी चीज़ पे लगा दिया सब कुछ कि यही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं अटेम्प्ट देंगे, अभी एज भी नहीं जा रही है, अटेम्प्ट भी हैं, कर लेंगे कोई बात नहीं। तो यही है कि रखो बैकअप प्लान अगर आपको लगता है कि मेबी ना हो पाए बट अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा वो था कि हाँ, मैं कर लूँगी, एक मतलब बिलीफ था मेरे अंदर। कहीं दिल में ख्वाहिश है यूपीएससी यानी ट्राई के देने का? अभी फ़िलहाल देखते हैं बट मैंने दिया नहीं है कोई भी अटेम्प्ट बट आई थिंक देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे अगर बताइए आप गाइडेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? इन तमाम चीज़ों के लिए गाइडेंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा गाइडेंस तो मुझे लगता है इसका पूरा बैकबोन है इस एग्ज़ाम की क्योंकि जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, ना ही इतनी सारी चीज़ें क्लियर थी। तो बहुत सारे डाउट्स रह गए थे और जब मैंने अगला अटेम्प्ट दिया तो बहुत अच्छे से मतलब 1 साल के विदिन ही मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया बिकॉज़ मैंने हर चीज़ जो है अपने भाई से छोटा से छोटा डाउट था, वो भी पूछ लिया कि अच्छा एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, ये करूँगी तो क्या होगा? मतलब बहुत सिली क्वेश्चन्स थे बट मैंने पूछे, क्लियर किए। तो वो चीज़ें बहुत अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपको कोई बता रहा है कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है अब आप सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ लोगे तभी आपका क्लियर होगा। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, वही चीज़ें पढ़ो जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है। आई थिंक मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं जो रह गए, नहीं हुआ है उनका। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें पता हो तभी आपका क्लियर होगा। थोड़ा-सा प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है तो ठीक रहता है। तो कोचिंग वगैरह कहीं से आपने की थी इसके नहीं, लिए? मैंने कोचिंग नहीं ली थी टोटली कहीं। आपने कोचिंग नहीं ली। तो नहीं कुछ सर। स्टूडेंट मतलब ये सोचते हैं कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा कोचिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो उनको आप क्या बताना नहीं, चाहोगे? मेरा तो मतलब इस चीज़ के लिए मैं यही
प्रमोट करना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं होगा, अगर आप मतलब पढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि आज ऐसा टाइम है, जैसे पहले होता था कि इतना पता नहीं होता था इस एग्ज़ाम के बारे में। आज तो आई थिंक कि आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आपको यूट्यूब खोल लो। अगर आपको किसी भी गाइडेंस कोई भी चाहिए, क्या सब्जेक्ट रखूँ, क्या छोड़ूँ, कैसे लिखना है, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप खुद से जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। प्लस सीनियर्स होते हैं, कुछ उनसे पूछ लो, हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार होता है। मार्केट में नोट्स हैं इतने ज़्यादा, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कोचिंग को प्रमोट करना चाहिए। वो भी वही चीज़ आपको पढ़ाएँगे, पढ़ना तो आपको खुद ही है घर जाकर भी, कोई स्पून फीडिंग तो होगी नहीं। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी करो, आराम से हो जाएगा, 1-2 साल लगाओ अच्छे से कर सकते हैं। कई बार होता है बहुत से स्टूडेंट्स का जब 1-2 बार रह जाता है या काफ़ी जगह उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स प्रॉब्लम जी, होती जी। हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? तो इस एग्ज़ाम में तो है ही यही है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस दिखानी है बहुत ज़्यादा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि क्विक रिज़ल्ट आ जाएगा एकदम से, तो फिर तो आप पढ़ो ही मत इसके बारे में, मैं ये कहूँगी। क्योंकि आपको हर एक जो भी आगे होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप प्री दे रहे हो, उसके बाद आपका मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। हर स्टेज पे एक रहेगा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज़ जगह पे रहेगा। तो अगर ये हुआ कि जैसे मेंस से रह गए, तो एकदम छोड़ दो कि हाय पता नहीं क्या हो गया, या इंटरव्यू से रह गए तो एकदम वो नहीं। पेशेंस लेवल और ये कि बिलीव कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है आपने। बह नहीं जाना है कि हो गया तो बस बहुत खुश हो गए, या नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली हिट किया हो? ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम्स आए हैं जिनने बहुत हिट किया है मेरे को। ऐसा उनमें से कोई याद हो अगर आप शेयर करना चाहो? ऐसे तो बहुत हैं, बट आई थिंक वो थोड़े ज़्यादा पर्सनल हैं। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं करने चाहिए थोड़ी इमोशनल स्टोरियाँ, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब आगे बच्चों को लगता है पता नहीं इनके साथ इतना बुरा हुआ है, यही आगे जा रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम क्या करेंगे? क्योंकि मैं अपने टाइम पे इंटरव्यू देखती थी, मैं यही सोचती थी कि यार इनने तो कितना स्ट्रगल किया है, मैं तो इतना कर भी नहीं पा रही हूँ। बट आई थिंक हर इंसान का अपना-अपना स्ट्रगल होता है, किसी कोई इमोशनली बहुत वीक होते हैं, किन्हीं को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है। बट कोप अप करो, उससे इतना ज़्यादा आगे आकर बोलने से कुछ नहीं होगा, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। और मैंने भी आई थिंक यही किया, जो मेरी वीकनेसेस थी, इमोशनली भी जो चीज़ें हुई, वो उनको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि अगर ये चीज़ें हैं, तो मैंने प्रूव करके दिखाना है कि मैं क्या हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारी आवाम के साथ शेयर करना चाहो, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हो, जिसने काफ़ी ज़्यादा आपको पंप किया हो इन तमाम चीज़ों में जाने? मुझे तो लगता है, मुझे मेरे मैं जब भी अपने अम्मी-अब्बू को देखती थी, उनका स्ट्रगल जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, हमेशा आज भी और आगे भी करता रहेगा। मेरे अम्मी-अब्बू ने बहुत आई थिंक हर एक के अम्मी-अब्बू ऐसे ही होते हैं, बट मेरे अम्मी-अब्बू ने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल किया है। जो चीज़ें वो खुद नहीं अचीव कर पाए, या जो चीज़ें वो खुद नहीं कर पाए, वो हमारे लिए की हैं। जैसे मेरे अब्बू का मतलब आज भी मुझे यही कहते हैं कि मेरा बहुत ख्वाब था मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, पढ़ूँ आगे जाकर, तो वो नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जॉब है उनकी, बट ये है कि उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को वो नहीं जाने दिया। हमें हर एक चीज़ जो थी, हमें वो मुहैया करवाई, मेरे भाइयों को। हमें आज भी हर चीज़, मुझे लगता है मेरा पूरा क्रेडिट अगर किसी चीज़ को जाता है तो वो मेरे मम्मी-पापा हैं और मेरे भाई हैं। प्लस उनने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उनका स्ट्रगल देखकर, उनकी चीज़ें देखकर कि उन्होंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली होगी, अपने लिए वो चीज़ें नहीं जो हम हमारे लिए प्रोवाइड की हैं। तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था। कभी मैं अगर डीमोटिवेट होती थी या कुछ होता था, तो मैं मेरी नज़र के सामने बस उनका चेहरा आता था कि नहीं, उनके लिए कुछ करके दिखाना है, उनको प्राउड महसूस करवाना है एटलीस्ट वन्स इन लाइफ। तो आखिर में अगर कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहो जो स्टूडेंट सिविल्स की जानिब बढ़ना चाहते हैं उनके लिए? आखिर में मेरा यही मैसेज होगा कि बिलीफ, अपने पे बिलीफ रखो। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको हर कोई बुक्स वगैरह सब कोई बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीफ रखो कि आप भी कर सकते हो। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि कोई नहीं, इतने सारे बच्चे इस साल हुए हैं, अगले साल भी कुछ होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है। खुद पे बिलीफ रखो और पेशेंस रखो और आराम से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ो इंशाअल्लाह, बाकी अल्लाह ताला ने चाहा तो जहाँ पर आई थिंक मेरा वो एक बिलीफ है कि जहाँ आपकी ज़रूरत होती है आप वहाँ पहुँच जाते हो। मेबी आपको आप जो चीज़ चाहते हो वो ना मिले, बट जहाँ आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पहुँच जाओगे इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ इशरत सुल्ताना जी जिन्होंने इस बार जेकेएस का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया और 2 साल पहले इनके बड़े भाई ने भी इसी तरह से जेकेएस का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था और ये प्राउड की बात है पूरे पुंछ के लिए क्योंकि एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ रखते हुए दोनों बहन-भाइयों ने जेकेएस को क्वालीफ़ाई किया। मज़ीद हमारे साथ बने रहें, हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।